हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम आपकी अप्लाइड फिजिक्स की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप लोग यही सोच रहे होंगे कि सर फर्स्ट यूनिट में हमारे सिलेबस में 2 चैप्टर थे, जिसमें से आपने केवल एक ही चैप्टर पढ़ाया, सेकेंड नहीं पढ़ाया जाएगा क्या? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बताएं कि आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आपको उसको स्वयं से पढ़ने के लिए दिया जाए, अगर आप उसको स्वयं से पढ़ते हैं तब भी वो आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। इसलिए आज के इस लेक्चर के साथ हम आपकी ये सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस यूनिट से आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट ये होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस लेक्चर में बताई गई छोटी सी छोटी बातों को भी आप लोग स्किप मत करिएगा। लगातार पूरे लेक्चर को देखिएगा। अभी आपके पास टाइम नहीं तो बाद में देखिएगा, लेकिन लेक्चर पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम इस लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी सेकेंड यूनिट क्या है और उसमें कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, और उसमें का जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसकी स्टार्टिंग आज के इसी लेक्चर में हम करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर आप अपने इस चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे नए हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने लेक्चर को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे लाइव चैट में ज्यादा से ज्यादा बच्चे उपस्थित हो सकें। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो सेकंड यूनिट है उस सेकंड यूनिट का नाम यहां पर हमने लिखा है डियर स्टूडेंट्स, इकाई 2 यूनिट सेकंड, जिसका नाम है बल तथा गति, फोर्स एंड मोशन। ये हमारी क्या है? सेकेंड यूनिट है डियर स्टूडेंट, जो हमको पढ़ना है। अब इस सेकेंड यूनिट में आपके सिलेबस में 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। नंबर 3, अब देखिए फर्स्ट यूनिट जो है उसमें 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट और सेकेंड, जो ऑलरेडी जान लीजिए कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट मैंने आपको कंप्लीट तरीके से पढ़ाया, उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, फर्स्ट चैप्टर को आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो थर्ड और फोर्थ ये हमारी सेकंड यूनिट के चैप्टर है। खूब ध्यान समझ चलना डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा थर्ड चैप्टर उसका नाम वेक्टर्स है, जिसको हम लोग सदिश भी कह सकते हैं, इंग्लिश में उसको हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। जो हमारा अध्याय 4 है, अर्थात इस यूनिट सेकंड का हमारा सेकंड चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है बल, संवेग तथा वृत्ताकार गति, अर्थात फोर्स, मोमेंटम एंड सर्कुलर मोशन। ये 2 चैप्टर आपको यूनिट सेकंड में पढ़ने, और ये दोनों के दोनों चैप्टर अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है, और इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएंगे डायरेक्ट। साथ ही साथ इनके बिहाफ पे आप लोगों से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आइए हम अपने अध्याय 3 वेक्टर की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि हमारी यूनिट सेकंड स्टार्ट हो चुकी है और किसी भी प्रकार की लापरवाही आप लोगों को नहीं करना है। ये हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि यूनिट सेकंड में डियर स्टूडेंट्स आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है, जो यूनिट सेकंड का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम डियर स्टूडेंट्स क्या है? वेक्टर्स, सदिश। तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं सदिश के बारे में। और आपको बताएं डियर स्टूडेंट्स, ये जो सदिश आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं, सदिश इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? वेक्टर्स कहेंगे ना। ये हमारे सिलेबस का थर्ड चैप्टर होने वाला है। आप जान लीजिए कि इसको पढ़ेंगे तो साथ ही साथ आप मैथ्स का भी एक चैप्टर जान लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चल रहे हैं, क्योंकि मैथ्स में भी आपके सिलेबस में वेक्टर अलजेब्रा दी गई है, उसमें भी आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी से फिजिकल रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ कुछ मैथमेटिकल टूल्स भी पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों में काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है। तो खासियत ये है कि आप फिजिक्स वाला पढ़ रहे हो तो मैथ वाला भी काफ़ी हद तक आपका प्रिपेयर हो रहा है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए डियर स्टूडेंट समझते हैं कि सदिश होता क्या है, सदिश क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा है मात्रक और मिमाएं, उसमें हम लोगों ने राशियों के बारे में चर्चा की। तो हमने आपको बताया कि राशियां जो होती हैं उनको अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। जैसे आपको बताया गया था कि मात्रक के आधार पर राशियां 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। फिर उसमें आपको बताया गया था अगर उनके डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग देखते हैं, दिशा के आधार पर, तो राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशियां और एक सदिश राशियां। तो वहां पर हम लोगों ने बस इतना सा जाना था कि सदिश राशि होती है और अदिश राशि होती है। अब हम लोग इस चैप्टर में सदिश की राशि के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि सदिश होता क्या है,
कैसा होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हमें किसी क्वांटिटी को पहचानना है ये अदिश राशि है कि ये सदिश राशि है, तो उस क्वांटिटी को किस लॉ से, किस रूल से हम लोग ये समझ पाएंगे कि ये एक सदिश राशि अर्थात यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम यही सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स राशियों की, अगर हम राशि की बात करते हैं, राशियां, ठीक है, ध्यान समझ चलना, इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटीज कहते हैं, क्वांटिटीज कहते हैं। तो अगर हम भौतिक राशियों की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स भौतिक राशियां हमारी कितने प्रकार की होती हैं, दो राशियां होती हैं, दो प्रकार की। एक को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्किप मत करिएगा। अदिश राशि जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं ना, स्केलर क्वांटिटीज हम लोग बोल देते हैं डियर स्टूडेंट्स, पहली राशि जो होती है। दूसरी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी राशि, सदिश राशि। कौन सी राशि डियर स्टूडेंट्स, सदिश राशि, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स बोल सकते हैं या वेक्टर क्वांटिटीज भी हम लोग इसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम भौतिक राशियों की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर डियर स्टूडेंट्स, तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशियां और एक सदिश राशियां। किसी राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होती हैं, दो चीजें होती हैं डियर स्टूडेंट्स, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक क्या होता है, ध्यान समझना, एक होगा डियर स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसको अगर हम बात करें हिंदी में तो मैग्नीट्यूड का मतलब डियर स्टूडेंट्स परिमाण होता है, ध्यान समझते चलना। और दूसरा डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, डायरेक्शन होता है, आराम समझते चलिएगा। डायरेक्शन जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, दिशा कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को उसके परिमाण और डायरेक्शन के बेसिस पे यहाँ पर हम लोग क्लासीफाई करने वाले हैं। परिमाण क्या होता है सर, जैसे आप ये कहते हो कि 5 न्यूटन का बल, क्या कहा, 5 न्यूटन का बल हम उत्तर दिशा में लगा रहे हैं। तो ये जो 5 न्यूटन आप लोगों ने बोल दिया, ये 5 जो है डियर स्टूडेंट्स, यही जो इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू है, जो आंकिक मान है, उसी आंकिक मान को ही परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड के नाम से जाना जाता है। बाकी जिस डायरेक्शन की वो बात कर रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, वो उसकी दिशा हो जाएगी। बातें समझ में आ रही हैं डियर स्टूडेंट्स। तो दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, परिमाण और दिशा। तो अदिश राशियां क्या होती हैं, हम लोग बोलते हैं कि वे राशियां जिसको प्रदर्शित करने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण, परिमाण होता है। वे राशियां जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, क्या नहीं होती, दिशा की आवश्यकता नहीं होती या उसमें दिशा नहीं पाई जाती है, ऐसी राशियों को हम लोग कौन सी राशि बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अदिश राशि। ये तो अभी बेसिक आपके लेवल पे बता दे रहा है, धीरे धीरे हम लोग और भी सारी चीजें सीखेंगे कि जो वेक्टर्स होते हैं वो कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, जबकि स्केलर्स उन रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इनको स्केलर्स कहा जाता है। अभी नॉर्मली हम इतना जानेंगे कि अदिश राशि माने वे राशि जिसमें परिमाण होगा लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, दिशा नहीं होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे सर दूरी है ना, चाल है, ठीक है, द्रव्यमान है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, ये सब कैसी क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस, स्पीड एंड मास, ठीक है। जैसे आप कहोगे कि मेरा द्रव्यमान या इस वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा भैया किस दिशा में 5 किलोग्राम है, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, वहां पर दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो जहां पर दिशा की आवश्यकता नहीं है डियर स्टूडेंट्स, वही क्या है, स्केलर है, वही आदिश है। आदिश माने बिना दिशा के, आ माने जानते ही कहां लगाया जाता है, जहां पे ना हो। आदिश माने बिना दिशा के, सादिश माने दिशा के साथ साथ, सादिश माने दिशा के साथ साथ। समझ में आ गई बातें। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग अदिश राशियां बोलते हैं। इंग्लिश में उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी या स्केलर्स के नाम से जानते हैं। अभी सुनते रहे ना, अभी तो हम धीरे धीरे 0 to हीरो लेवल की क्लास होती है, आपको पता है तो समझते चलिएगा। तो ये तो क्लियर हो गया, इसका एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया, इंग्लिश में भी आप लोग समझ गए होंगे और लिख सकते हैं। द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, वे राशियां जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, उनको हम कौन सी राशि बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। अगली बात होती है डियर स्टूडेंट्स हमारी सदिश राशि, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो कहा जाता है कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए
परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी डियर स्टूडेंट्स? परिमाण की। वे राशियां जिसमें परिमाण होगा और परिमाण के साथ साथ डियर स्टूडेंट दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन राशियों को सदिश राशियां, उन राशियों के वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से डियर स्टूडेंट्स जाना जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे हमारा क्या है? विस्थापन है। और क्या है सर? जैसे वेग है, ठीक है, जैसे क्या है? त्वरण है। ये सब क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये सब कौन सी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं, क्योंकि इनमें दिशा के परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है, इसलिए ये जो है बच्चों क्या है? सदिश राशि हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे सदिश राशियों में बिना दिशा के उसका अस्तित्व तो नहीं होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करता हूं। अभी तो आप लोग ये समझ चुके होंगे डियर स्टूडेंट्स कि अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं कि कैसे जो सदिश राशियां होती हैं, विस्थापन का यूज करके मैं आपको दिखाता हूं कि विस्थापन में कैसे हम ये जान पाएंगे कि विस्थापन में दिशा होती है। दिशा के अभाव में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ अभी अभी हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस माने क्या होती है सर? डिस्टेंस मीन्स जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है विस्थापन, दूरी है, और क्या है बच्चों? विस्थापन है। विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसी पे हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस माने दूरी है और डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताया गया कि ये जो डिस्टेंस अर्थात दूरी है, ये अदिश राशि है, अर्थात ये स्केलर क्वांटिटी है। और साथ ही साथ जो विस्थापन है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये डियर स्टूडेंट्स कैसी राशि है? ये सदिश राशि, जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो कैसे हम ये जाने, कैसे हमें यह एहसास होगा कि इसमें दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं है जबकि विस्थापन में दूरी की आवश्यकता है? समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि विस्थापन को नापने के लिए जिस मात्रा का प्रयोग करते हैं वो भी मीटर होती है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होने लगता है कि डिस्प्लेसमेंट में कैसे हम ये जाने इसमें डायरेक्शन है, दूरी में डायरेक्शन नहीं, कैसे क्लियर होगा? देखिए ध्यान से, सपोज कर लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपसे बोला कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं, सुबह उठ करके केवल और केवल 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक किया करिए। तो इसका मतलब यह है कि सुबह सुबह वो आपको 1 किलोमीटर टहलने के लिए बोल रहे हैं, 1 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए बोल रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये बताओ, वह जो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वो बोल रहे हैं, क्या उन्हें कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन आपको बताया क्या? आप पूरब दिशा में टहलोगे या अपने घर की छत पे जाकर के गोल गोल घूमोगे या कहीं जाओगे फिर लौट करके चले आओगे? ईच केस किसी भी तरीके से आप वो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, आपका मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। वहां पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब आइए एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको और देते हैं। सपोज कर लो डियर स्टूडेंट्स कि आप अपने कॉलेज में एडमिशन करा चुके हो और आपको अपने कॉलेज जाना है, अभी तक आपने कॉलेज नहीं देखा है। मान लीजिए ये रास्ता है, मेन हाईवे है या मेन रोड है, यहाँ से एक चौराहा है और इधर से, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इधर की तरफ जो है 100 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ आपका कॉलेज है, जहाँ आपको जाना है फर्स्ट डे, और आपने अभी तक अपना कॉलेज नहीं देखा है। और इधर सीधे रास्ता ऐसे चला जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ठीक है, यहाँ और चले जाइए, मान लीजिए रेलवे स्टेशन है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 100 मीटर की डिस्टेंस पे है और यहाँ से ये भी 100 मीटर की डिस्टेंस पे है। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट डे है, आप कॉलेज जा रहे हैं, इस रास्ते से आप आए करके यहाँ पहुँच चुके हैं, ऑटो से आप उतरे और किसी बंदे से ये पूछते हैं, किसी पर्सन से ये पूछते हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज हमें जाना है, वो कितनी दूर है? तो तुरंत आपको बोलता है कि भैया एकदम पहुंच चुके हो आप, पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। आपने उसकी पूरी बात नहीं सुनी और आपको लेट हो रहा था, आप दौड़ लगा दिए, कहाँ? सीधे की तरफ। जब आप दौड़ लगा दिए तो आप 100 मीटर चलने के बाद कहाँ पहुंच जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो रही है? फिर से आप वहां से जाकर किसी बंदे से पूछेंगे, भैया हमको पॉलिटेक्निक कॉलेज जाना है, यहाँ से कितना दूर है? तो आपसे कहेगा यार 200 मीटर है। तो फिर आप दौड़ लगा दिए, आगे जाकर के पहुंच गए। ऐसी प्रॉब्लम, क्या आप अपने कॉलेज पहुंच पा रहे हैं? क्या नहीं पहुंच पा रहे हैं प्यारे बच्चों। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि उसकी पूरी बात आपने नहीं सुनी। वो आपसे ये बताने वाला था कि 100 मीटर जाना तो है सर, लेकिन राइट घूम जाइएगा, दाहिने अपने जब 100 मीटर जाओगे तो आपको आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा।
क्योंकि आपने केवल इतना सुना कि 100 मीटर हमें दूरी चलनी है, लेकिन किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें चलना है यह पूरी बात आपने उसकी नहीं सुनी। तो चूंकि आपने पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में नॉलेज नहीं लिया, इसलिए जहां आपको डिस्प्लेस्ड होना था, जहां आपको विस्थापित होना था, वहां आप लोग नहीं पहुंचे। तो ये डायरेक्शन का अभाव में हम सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। मीन्स आपको कहीं डिस्टेंस, मान लीजिए कहीं सिटी से किसी सिटी पर जाना है, तो वहां से उसकी डिस्टेंस सपोज 50 किलोमीटर है, तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होंगे तभी आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। तो यहां से हमको 100 मीटर डिस्प्लेस्ड होना था, 100 मीटर विस्थापित होना था। अगर हम उचित डायरेक्शन में 100 मीटर विस्थापित नहीं होंगे तो हम अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेंगे। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यह जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा कि विस्थापन में दिशा की आवश्यकता होती है, क्योंकि दिशा के अभाव में हम उस उचित स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमें पहुंचने की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे बहुत ही सारे एग्जाम्पल लेकर के हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आशा करते हैं बस एक ही एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। एक प्यारा सा एग्जाम्पल और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सपोज कर लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है जो अमेरिका वगैरह में रहता है, पुराना दोस्त है आपका, वो अब यहाँ नहीं आना चाहता है। वो आपके पास फ़ोन करता है, यार वो जिस पेड़ के नीचे हम लोग खेला करते थे ना, उस पेड़ से 10 मीटर की दूरी पर, उस पेड़ से 10 मीटर की दूरी पर हमने काफ़ी ज़्यादा खजाना छुपा करके रखा है, जाओ यार तुम उसको ले लो, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। अब सोचो, सपोज करो उस पेड़ के पास आप जाते हो, ये उस पेड़ है, अब 10 मीटर उसने बोला, 10 मीटर कहाँ खोदोगे, इधर खोदोगे, इधर खोदोगे, इधर खोदोगे, मतलब पेड़ ये है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। सोचो कितनी सारी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसने पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको नहीं बताया। हो सकता है पेड़ के नीचे हो या पेड़ के जस्ट थोड़ा सा 5 मीटर इधर होकर के फिर 5 मीटर गहराई पर हो, तो समस्या होगी ना। ये समस्या क्या हो रही है, क्योंकि उसने डायरेक्शन आपको नहीं बताया। जब पर्टिकुलर डायरेक्शन बता देगा, जो पेड़ है उसकी पूरब दिशा में सीधे सीधे जाओगे, 10 मीटर पे खुदाई करोगे, आपको खजाना मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यह समझ लिया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब आइए हम लोग वेक्टर्स के बारे में और डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये सीखेंगे कि सदिशों का निरूपण कैसे किया जाता है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उनको लिखा कैसे जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग समझते हैं सदिश का निरूपण, या हम कह सकते हैं सदिशों का निरूपण। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, सदिशों का निरूपण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। मीन्स जो हमारे वेक्टर्स होते हैं, जो सदिश राशियां होती हैं, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका 2 तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, एक बीजगणितीय रूप में, दूसरा ज्यामितीय रूप में। खूब ध्यान से समझिएगा यार, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, हम लोग पहले जानेंगे कि इसका बीजगणितीय रूप क्या होता है। बीजगणितीय रूप में इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक फॉर्म क्या होता है। किसी वेक्टर को अगर हमें अलजेब्रिक फॉर्म में दिखाना है, ठीक है, तो उसको कैसे दिखाया जाएगा, और साथ ही साथ उसका अगर हमें ज्यामितीय रूप दिखाना है डियर स्टूडेंट्स, ज्यामितीय रूप दिखाना है, मीन्स उसका हमें ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ज्यामितीय रूप मीन्स क्या होता है, उसका अगर हमने आपके साथ ज्योमेट्रिकल फॉर्म डिस्कस करना है, तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म डियर स्टूडेंट्स उसका हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको हम लोग दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, तो डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि ज्यामितीय रूप में जब हमें किसी वेक्टर को दिखाना होता है, उसको दिष्ट रेखाखंड द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा? दिष्ट रेखाखंड द्वारा। अगर इंग्लिश में इसका हम लोग नाम लें तो बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा डियर स्टूडेंट्स इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होता है सर? देखिए ध्यान से, ये इस तरीके से एक लाइन होती है जिसके यहाँ पर एरो बन जाता है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये पॉइंट डियर स्टूडेंट्स क्या है? ए है, और यहाँ पर पॉइंट बी है। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ये ज्यामितीय रूप है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये इसका शीर्ष बिंदु कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। क्या कहलाता है?
शीर्ष कहलाता है या इसको हम लोग हेड कह सकते हैं। ये पीछे वाला पॉइंट इसका पुच्छ कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेल कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स कि नहीं समझ में आ रही है? बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। अब इस पूरे लाइन ए बी की जो लेंथ होती है, जो इसकी लंबाई होती है, वह इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करेगी डियर स्टूडेंट्स? वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। आप लोग हमेशा से ध्यान रखिएगा। देखो तरीका यही है कि इसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो अलग चीज़ है कि जो हमारी बुक और कॉपी में बना होगा। जैसे अगर हमारे पास दिया कि 50 किलोमीटर, तो 50 इसको थोड़ी ना बना पाएंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट अगर दिया गया उसमें यूनिट मान करके उसको बनाया जाता है। कुल मिला के आप इतना ध्यान रखिए कि इसकी जो लेंथ होगी डियर स्टूडेंट्स, वह लेंथ हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी? हमेशा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और ये जो इसका शीर्ष है, जो एरो बनी हुई है, ये इसके डायरेक्शन को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी एक होती है लाइन ऑफ सपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो हमारी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है वो कहीं ना कहीं डियर स्टूडेंट्स किसी न किसी लाइन का एक पार्ट होती है। तो जिस लाइन का ये पार्ट होती है डियर स्टूडेंट्स, वो इसका कहा जाता है लाइन ऑफ सपोर्ट। क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ सपोर्ट के नाम से डियर स्टूडेंट्स उसको जाना जाता है। ये जो हमने आपके साथ एक फिगर के माध्यम से प्रदर्शित किया, यही क्या है? ज्यामितीय रूप है वेक्टर को प्रदर्शित करने का। अगर हम सिंपल सा कोई आपसे पूछता है कि जो सदिश होते हैं, जो वेक्टर्स होते हैं, उनका ज्योमेट्रिकल, उनका ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है, तो आप लोग बताएंगे कि ज्यामितीय रूप में किसी भी सदिश को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट दिष्ट रेखाखंड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो पीछे वाला एंड पॉइंट है उसको हम पुच्छ या टेल कहते हैं। जो आगे वाला पॉइंट है, जो एरो टाइप का है, वो शीर्ष है, उसको हेड कहा जाता है। इसकी जो लेंथ है वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। और ये हमारी लाइन सेगमेंट जो है वो जिस लाइन का पार्ट होती है उसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग लाइन ऑफ सपोर्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बातें ना? अब सुनो, कहा जाता है कि अगर इस वेक्टर को, वेक्टर ए बी को हम इस तरीके से नहीं अलजेब्रिक फॉर्म में दिखाना चाहें तो उसको लिखने का तरीका होता है, जैसे लिखेंगे वेक्टर ए बी लिख करके उसके बाद ऐसे छोटी सी एरो बना देते हैं। इसको पढ़ा जाता है वेक्टर ए बी। क्या पढ़ा जाएगा डियर स्टूडेंट्स? वेक्टर ए बी के नाम से पढ़ा जाता है। ये इसका क्या है? बीजगणितीय मीनिंग है। इसका जो है अलजेब्रिक फॉर्म है। किसी किसी बुक में डियर स्टूडेंट्स ये जैसे ए बी लिखा हुआ है तो इसको बोल्ड लेटर में गाढ़ा गाढ़ा ऐसे लिखा हुआ होता है, और गाढ़ा गाढ़ा लिख करके ऊपर एरो नहीं लगाया जाता है, तो इसको भी वेक्टर ए बी ही पढ़ा जाता है। लेकिन ऐसा नोटेशन बहुत ही कम यूज होता है। मैक्सिमम नोटेशन हमेशा ऐसे ही यूज होते हैं। अगर इसको हम ए से दिखाना चाहें तो ऐसे लिखा जाएगा वेक्टर ए, कोई दूसरा वेक्टर उसको लिखेंगे वेक्टर बी, कोई तीसरा है वेक्टर सी। इस तरीके से बच्चों उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि सदिशों का निरूपण कैसे होता है। दो तरीके से होता है डियर स्टूडेंट्स, एक ज्यामितीय रूप में होता है और एक बीजगणितीय रूप में होता है। ज्यामितीय रूप में ऐसे होगा और बीजगणितीय रूप में ऐसे होगा। बात समझ में आ रही है? आइए अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं किसी भी पॉइंट का, किसी भी बिंदु का अगर हमें वेक्टर लिखना होता है, उसको सदिश रूप में लिखना होता है, तो उसको लिखा कैसे जाता है आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। खूब ध्यान से समझते चलना। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लग रहा होगा और काफी हद तक आपको समझ में भी आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर पसंद आए ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बार बार बोलता हूं, तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोग सपोर्ट बनाए हैं वैसे ही बनाए रखिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को लगातार लेक्चर्स को जरूर से जरूर शेयर करिए, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। डियर स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, अगला हमारा टॉपिक है स्थिति सदिश। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्थिति सदिश डियर स्टूडेंट, जिसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इस सदिश को बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं सर? पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं कि सर ये पोजीशन वेक्टर होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, किसी भी पॉइंट का अगर हम लोग क्या लिखना चाहें, पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तो क्या होता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट ए दिया है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 है। अब हमें इसका पोजीशन वेक्टर बताना है तो क्या होता है। देखो डियर स्टूडेंट्स समझिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पर जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो हमेशा 3D लेकर के चलेंगे। ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा और z एक्सिस होगा। अगर मान लो यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट P है तो इस पॉइंट P की पोजीशन हम कहाँ से नापेंगे, कहाँ से पता करेंगे? वर्जिन से, अर्थात मूल बिंदु से। और यहाँ पे जो दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स को वेक्टर OP से दिखाया जाएगा। और यही जो वेक्टर OP है, ध्यान दो, ये जो वेक्टर OP लिखा है ये P का स्थिति सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स?
P का स्थिति सदिश कहलाएगा, या अगर हम इंग्लिश में बात करें तो यही P का क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। अब किसी का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लो अगर कोई पॉइंट हमारे पास A लिखा है 2, 3, 4 और मुझे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, स्थिति सदिश लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे वेक्टर OA लिखेंगे और इसके लिए यूज होगा डियर स्टूडेंट्स 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस क्या होगा डियर स्टूडेंट्स 4k कैप। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको लिखने का ये तरीका होता है। अब आपके माइंड में ये डाउट आएगा सर ये i j k कहाँ से आ गया, तो ध्यान से समझ लीजिए आप लोग क्या होता है, कैसे किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखते हैं, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे क्या कारण है। डियर स्टूडेंट्स है क्या, ये हमारे जो x y और z एक्सिस हैं, इसमें x अक्ष पे जो एक मात्रक की दूरी होती है उसको i कैप बोला जाता है। कितना मात्रक, एक मात्रक, एक यूनिट जो होगी उसको हम लोग बोल देते हैं i कैप। और इस y एक्सिस पे जो एक मात्रक की दूरी होती है उसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोल देते हैं, j कैप। और जो z एक्सिस पे एक मात्रक की दूरी उसको बोला जाता है k कैप। यह एक मानक है, एक माना गया जिसका हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 5, 7 हुआ, इसका मतलब उसके द्वारा x एक्सिस पे चली गई दूरी 2 है, y पे 5 है और z पे कितनी है, 7 है। तो नॉर्मली जब उसका हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, मान लो पॉइंट B है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर OB इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। डियर स्टूडेंट्स यही क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स की, अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स की अगर हमें कोई वेक्टर दिया गया है, कोई सदिश राशि दी गई है, उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात किया जाता है, सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाता है, सदिश का परिमाण, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सदिश का परिमाण मींस मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, देखो मान लो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई वेक्टर AB है जो कि xi कैप है प्लस yj कैप है प्लस zk कैप, इस तरीके से हमें दिया है। तो इसका जो परिमाण होगा डियर स्टूडेंट्स को ऐसे मॉड ऑफ वेक्टर AB से लिखा था, दोनों तरफ लाइन खींचेंगे, इसको बोला जाएगा मॉड, माने मापांक में इसका मैग्नीट्यूड। इसका फार्मूला होता है √x² प्लस y² प्लस z²। डियर स्टूडेंट्स यही होता है मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का फार्मूला, जो आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमें वेक्टर A इक्वल टू दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, और प्लस फिर से दे दिया गया डियर स्टूडेंट्स मान लो j कैप के साथ साथ k कैप दे दिया गया, और आप लोगों से कहा गया कि सर आप इसका क्या फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, इसका परिमाण। तो कैसे निकालोगे, √ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो क्या मिलेगा, वेक्टर A का मॉड जब आप करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 1 होगा, 9 4 13 1 14 √14, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, किसी सदिश का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, उसके मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने आपकी फिजिक्स की सेकेंड यूनिट को स्टार्ट किया और ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया कि आपकी जो सेकेंड यूनिट है डियर स्टूडेंट, इसमें आपको 2 चैप्टर के बारे में पढ़ना है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है जिसका नाम सदिश अर्थात वेक्टर्स है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और मैंने आपको बताया कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, कैसे इनको हम लोग पहचानते हैं, साथ ही साथ इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनका परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में जिन छोटी छोटी बातों के बारे में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और आशा करते हैं कि सारी की सारी छोटी की छोटी चीज़ें आपको जरूर समझ में आई होंगी। डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में और बहुत ही सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले। मैंने आपके साथ पहले भी बोल दिया है कि इस चैप्टर को अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे
अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं तो फिजिक्स का आपका चैप्टर तैयार हो रहा है, साथ ही साथ आप मैथ्स के भी एक चैप्टर की अच्छी खासी नींव रख रहे हैं। सो ये चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिहाफ पर आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। सो इस चैप्टर को खूब ध्यान समझिएगा, नोट्स बनाइएगा। आशा करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर की नोट्स आप लोग बना लिए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर्स में प्रोवाइड कराने का रेगुलर जरूर प्रयास करता हूं, लेकिन आपको पता है कि थोड़ी सी व्यस्तता होती है तो कभी कभी एब्सेंट हो जाता हूं, कई सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मैं उस सिचुएशन में टेलीग्राम पे पोस्ट जरूर डाल देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी अपना टेलीग्राम चैनल जो डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से बना है उसको नहीं ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई भी अनाउंसमेंट मुझे करना होता है, कोई भी नई चीज़ हमें बतानी होती है तो उसको हम लोग वहीं पर ही डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उसका रिस्पांस देने का जल्द से जल्द प्रयास करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी आपको सिखाया गया, जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया, वो 100% आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको सारी की सारी बातें समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं, लेक्चर अच्छा लगा है तो अभी तक लाइक नहीं की हो तो लाइक कर लो, कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना सपोर्ट दिखाओ, और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, और पूरा समझ में आए दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।